D1 कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड चैप्टर नंबर 2 है। जो हमने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आरएसएस के बारे में कुछ सच्चाई बताई थी, जो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन जानबूझकर अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, खास करके आरएसएस से जुड़े। वीडियो में आज हम खुलासा करेंगे आरएसएस का चैप्टर नंबर 2 हमारा ये वीडियो है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया? क्या आरएसएस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम से गद्दारी की? क्या आरएसएस और अंग्रेजों का संबंध क्या था? ब्रिटिश सरकार आरएसएस को लेकर के क्या कहती थी? ब्रिटिश सरकार की खुफिया रिपोर्ट्स आरएसएस को छूट क्यों देना चाहती थी? जब एक स्वयंसेवक ने हेडगवार से कहा कि वह देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहता है, तो हेडगवार ने क्या कहा? क्या आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया? आखिरकार अंग्रेजों के कहने पर गोवलकर ने आरएसएस के ट्रेनिंग कैंपों में क्या बदलाव किए? आखिरकार क्या कारण है कि जो अंग्रेज भगत सिंह को दुश्मन मानते थे, सुभाष चंद्र बोस से नफरत करते थे, जो गांधी को दुश्मन मानते थे, नेहरू से नफरत करते थे, वो अंग्रेज आरएसएस को लेकर के सॉफ्ट क्यों थी? क्या है आरएसएस और आरएसएस के दूसरे सरसंचालक गोवलकर का इतिहास? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। 1925 में हेडगवार द्वारा आरएसएस की स्थापना होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। उसके बाद 1940 तक हेडगवार आरएसएस की कमान संभालते हैं। हेडगवार की लीडरशिप में आरएसएस नागपुर, वर्धा, विदर्भ रीजन मुख्यतः सेंट्रल इंडिया तक सीमित रहता है। लेकिन साल 1940 में जब हेडगवार की मृत्यु के बाद गोवालकर आरएसएस के हेड बनते हैं, तो आरएसएस का विस्तार पूरे देश में होने लगता है। हेडगवार और गोवालकर की मुलाकात साल 1931 में बनारस के बीएचयू विश्वविद्यालय में होती है, जहां गोवालकर जूलॉजी के प्रोफेसर थे। लेकिन हेडगवार गोवालकर को से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोवालकर को आरएसएस की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। इस वक्त गोवालकर की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। साल 1931 में गोवालकर को काशी यानी कि बनारस का संघ संचालक बना दिया जाता है। हेडगवार की तरह ही गोवालकर का जन्म भी साल 1906 में नागपुर के पास एक गांव है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1933 के आसपास हेडगवार ने गोवालकर को नागपुर बुला लिया। हेडगवार के कहने पर ही गोवालकर ने नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी की और जल्द ही गोवालकर को आरएसएस की ओटीटी यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप का इंचार्ज बना दिया जाता है। यह आरएसएस में गोवालकर के बढ़ते ओहदे का सूचक था। हालांकि गोवालकर का ध्यान अध्ययन की तरफ अधिक था। अक्टूबर 1936 में हेडगवार और अपने परिवार को बताए बिना ही गोवालकर सब कुछ अपना छोड़ छाड़कर स्वामी अखानंद से योग सीखने के लिए बंगाल चले जाते हैं। लेकिन फरवरी 1937 में ही स्वामी अखानंद की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए दुखी होकर गोवालकर हेडगवार के पास वापस नागपुर लौट जाते हैं। एक बार फिर हेडगवार ने गोवालकर को आरएसएस का काम करने के लिए मना लिया। अब गोवालकर ने पूरे जीवन भर के लिए आरएसएस के लिए काम करने का फैसला ले लिया। इस तरह एक बार फिर हेडगवार ने गोवालकर को नागपुर में होने वाले आरएसएस के एनुअल ऑल इंडिया ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप यानी कि ओटीसी कैंप का इंचार्ज बना दिया। अगले साल यानी कि 1938 में गोवालकर ने आरएसएस की विचारधारा पर पहली किताब तैयार की थी, जिसका नाम था आवर नेशनहुड डिफाइंड। बाद में गोवालकर ने ही अपना एक स्पीच में बताया कि यह किताब एक तरह से बाबा राव सावरकर के राष्ट्रवाद पर लिखे सीमाएं की निबंध पर ही एक शॉर्ट वर्जन है। इस किताब में गोवालकर ने हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए जा रहे अत्याचारों की प्रशंसा में लिखा कि आज जर्मन रेड प्राइस चर्चा का विषय बन चुका है। अपनी नस्ल और अपनी संस्कृति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश को यहूदियों से मुक्त करके दुनिया को चौंका दिया। यहाँ नस्लीय गौरव यानी रेड प्राइस अपने पीक पर पहुंच चुका था। गोवालकर ने आगे लिखा, जर्मनी ने यह भी दिखा दिया कि जिन नस्लों और संस्कृतियों के बीच जड़ तक मतभेद है, उन्हें एकजुट यूनिट में समाहित करना कितना असंभव है। यह हिंदुस्तान में हमारे लिए सीखने और लाभ उठाने के लिए एक अच्छा सबक है। जिस जर्मनी में लाखों यहूदियों को मार दिया गया, जर्मनी की वह नईजी विचारधारा गोवालकर के लिए एक प्रेरणा लेने वाली विचारधारा थी। वहीं गोवालकर अंग्रेजों के मामले में शांत रहते हैं। ना अंग्रेज उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं और ना आरएसएस और गोवालकर ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया, न कोई ऐसा काम किया जिससे ब्रिटिश विरोधी माना जा सके। जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी हिंदुओं और मुसलमान को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे,
हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जा रहा था, लाठी खा रहे थे। उस वक्त आरएसएस देश की आजादी के आंदोलन के पीक के समय भी एपॉलिटिकल रहता है। कांग्रेस और अन्य क्रांतिकारी संगठनों को खत्म करने के लिए जब अंग्रेजों ने मिलिट्री ड्रिल और यूनिफॉर्म्स पहनने पर बैन लगा दिया, तब आरएसएस सबसे पहले अंग्रेजों की लाइन में चलने लगता है। 29 अप्रैल 1943 के दिन गोवालकर ने आरएसएस के सीनियर अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि आरएसएस के मिलिट्री डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया है। आरएसएस ने इस सर्कुलर में कहा कि सरकार के शुरुआती आदेशों के अनुसार ही हमने मिलिट्री ड्रिल और यूनिफॉर्म पर रोक लगा दी थी, ताकि हमारा काम स्पष्ट रूप से कानून के दायरे में रहे, जैसा कि हर कानून का पालन करने वाला संस्था को करना चाहिए। उम्मीद है कि परिस्थितियां जल्द ही आसान हो जाएंगी, लेकिन अब समय बदलने का इंतजार किए बिना ही हमने मिलिट्री विभाग को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। लेकिन आगे की कहानी कहने से पहले हमारी वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं और थोड़ी सी आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करते हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो जरूर है, पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं, जिससे हमें काफी सारी डिमोटिवेट फील होता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो इस तरह की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है हमें, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए अब सीधे हम अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आजादी के आंदोलन में शामिल होने के बजाय आरएसएस के सरसंचालक गोवालकर ने इस आंदोलनों को रिएक्शनरी ठहराने की कोशिश की। यही कारण है कि गोवालकर के नेतृत्व वाले आरएसएस ने ब्रिटेन विरोधी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में भाग लिया ही नहीं, ना 1940 में गांधी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया, और ना ही 1942 में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। ना आजाद हिंद फौज को सपोर्ट किया, और ना 1945 और 46 में हुए IAN ट्रायल मामले में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोले, और ना बॉम्बे उस टाइम के हिसाब से बॉम्बे नेवल म्यूट नीति के मसले पर भी क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर आरएसएस की क्या सोच थी, इसे जानने के लिए किसी और की बातों की जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद आरएसएस द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित किताबों में पढ़ा जा सकता है कि गोवालकर और हेडगेवार के 1930 के सन अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के क्या विचार थे। आरएसएस पर लिखी अपनी एक किताब में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेखक रहे शंभू इस्लाम ने गोवालकर के ओरिजिनल शब्दों को अपनी किताब आरएसएस को जाने में छापा है। दरअसल आरएसएस के प्रकाशन भारतीय विचार साधना नागपुर ने गोवालकर के द्वारा पूरे जीवन में दिए गए भाषणों और अन्य चीजों को मिलाकर छापा। 1970 के दशक की शुरुआत में उसके 7 वॉल्यूम छापे गए, जिन्हें अंग्रेजी में कंप्लीट वर्क्स ऑफ गुरु गोवालकर कहा जाता है और हिंदी में श्री गुरुजी समग्र कहा जाता है। इसी श्री गुरुजी समग्र में गोवालकर और हेडगेवार के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर विचार लिखे हुए श्री गुरुजी समग्र के वॉल्यूम 4 में पेज नंबर 39 और 40 पर लिखा है, नित्य कर्म में सदैव संलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का एक और भी कारण है। समय समय पर देश में उत्पन्न परिस्थिति के कारण मन में कुछ उथल पुथल होती ही रहती है। सन 1942 में ऐसे ही उथल पुथल हुई थी। उसके पहले 1930 और 31 में भी आंदोलन हुआ था। उस समय कई लोग डॉक्टर जी यानी आरएसएस के पहले संस्थापक हेडगेवार के पास गए थे। इस मंडल ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया था कि आंदोलन से स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता मिल जाएगी और संघ को पीछे नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने जब डॉक्टर जी से कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार है, तो डॉक्टर जी ने कहा कि जरूर जाओ, लेकिन पीछे अपने परिवार को कौन चलाएगा। उस सज्जन ने बताया कि 2 साल तक केवल परिवार को चलाने के लिए ही नहीं, आवश्यकता अनुसार जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो डॉक्टर जी ने उससे कहा कि अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है आपने, तो पहले 2 साल के लिए ही संघ का कार्य करने के लिए निकल लो। घर जाने के बाद वह सज्जन न जेल गए न संघर्ष का कार्य करने के लिए निकले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरएसएस ने न तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा था और न ही किसी को प्रेरित कर रहा था। उल्टा जो आदमी अपना पैसा और घर बार छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, उन्हें भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से रोक रहे थे और बड़ी बेशर्मी के साथ देश को छोड़कर
आरएसएस के लिए काम करने के लिए ही कह रहे थे। इसी किताब में अनजाने में खुद गोवालकर भी स्वीकार कर लेते हैं कि खुद आरएसएस के कुछ स्वयं सेवक आरएसएस को आक्रमण यानी कि कुछ काम न करने वाले यानी निकम्मा कहकर नाराज हो रहे थे। इसी किताब में गोवालकर आगे कहते हैं कि 1942 में भी अनेकों के मन में तीव्र आंदोलन था। उस समय भी संघ का नित्य कार्य चलता रहा। प्रत्यक्ष रूप से संघ ने कुछ ना करने का संकल्प लिया, परंतु संघ के स्वयं सेवकों के मन में उथल पुथल चल रही थी। संघ का यह आक्रमण यानी कुछ काम न करने वालों की संस्था है। इन्हीं बातों में कुछ अर्थ ऐसा है, ऐसा नहीं केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं बल्कि अपने स्वयं सेवकों ने भी कहा कि वो बड़े रूठे हुए थे। इस पैराग्राफ में खुद गोवालकर स्वीकार करते हैं कि आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने का संकल्प लिया और आरएसएस के कुछ स्वयं सेवकों ने इस बात से नाराज भी थे। 1940 से लेकर के 1947 तक जब देश आजाद नहीं हो गया था, तब तक आरएसएस ने किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भाग नहीं लिया। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार भी आरएसएस के प्रति सॉफ्ट थी। राष्ट्रवाद को लेकर के दो तीन तरह की थ्योरी थी। सावरकर और आरएसएस जैसे हिंदू चरमपंथी संगठन हिंदू नेशनलिज्म की बात करते थे और कहते थे कि हिंदू अपने आप में देश है और सिंध नदी से लेकर समुद्र तक वाली भूमि में आस्था रखने वाले हिंदू हैं। इस तरह हिंदू नेशनलिज्म की इस थ्योरी ने ईसाइयों और मुसलमानों को अपने कॉन्सेप्ट से बाहर कर दिया। इस तरह आरएसएस और अन्य चरमपंथी संगठनों ने भारत की आजादी के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। गांधी के इस राष्ट्रवाद और टेटोरियल ने नेशनलिज्म कहा गया, मतलब इस भूमि पर जन्म लेने वाले सब देश का हिस्सा है, वो चाहे किसी भी जाति और मजहब से क्यों न आते हो, वो सभी बाहरी अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ हो जाए। भारत की आजादी का आंदोलन इसी विचार के आसपास लड़ा गया। लेकिन गोवालकर ने कहा कि टेरिटोरियल नेशनलिज्म ने हमारे सकारात्मक और प्रेरणादायी हिंदू राष्ट्र से वंचित कर दिया गया है। इससे इनमें से अधिकतर आंदोलन में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बना दिया गया है। अंग्रेजों के खिलाफ होने को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बराबर कर दिया गया है। इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण यानी कि रिएक्शनरी व्यू का पूरे स्वतंत्रता और उनके नेताओं और आम लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। यह गोवालकर का कहना था। गोवालकर के विचारधारा बताते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे देखते थे। उनके हिसाब से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वालों को देशभक्त नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो हिंदू और मुसलमान करे वो देशभक्त है। एक गांधी थे जो देश के हर स्त्री और पुरुष को कॉमन दुश्मन यानी अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा कर रहे थे, और एक तरफ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन जो अपने अपने धर्म के लोगों को गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन से हटाकर धार्मिक आधार पर लामबंदी कर रहे थे। कांग्रेस के समांतर चल रहे इस संगठनों को किसे लाभ मिल रहा था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे संगठन किस तरफ खड़े थे। इससे साफ है इनमें अंग्रेजों को लाभ मिल रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन को भारी नुकसान पहुंच रहा था। 1942 के वक्त भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अंग्रेजी सरकार ने गांधी, नेहरू समेत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन उस वक्त आरएसएस क्या कर रही थी, इसे वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर डामरे की किताब द ब्रदरहुड इन सेफर में भी समझा जा सकता है। इसमें वो लिखते हैं कि आरएसएस की एग्जीक्यूटिव पर एक ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट में अंग्रेजी सरकार के होम डिपार्टमेंट ने लिखा है, यह तर्क देना मुश्किल है कि अभी आरएसएस कानून व्यवस्था के लिए कोई खतरा है। यानी जब ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल रही थी, उस वक्त ब्रिटिश सरकार आरएसएस को अपने लिए खतरा नहीं मानती थी। अंग्रेजों ने होम डिपार्टमेंट में लिखा कि संघ यानी आरएसएस ने ईमानदारी से खुद को कानून के दायरे में रखा है और विशेष रूप से अगस्त 1942 में हुई गड़बड़ी में भाग लेने से परहेज किया है। वहीं ब्रिटिश सरकार के एक अफसर ने आरएसएस और खासकर मूवमेंट की तुलना में भी खाकसार मूवमेंट की तुलना भी की। खाकसार मूवमेंट लाहौर और पंजाब क्षेत्र में इनायतुल्लाह खान मशरक के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से देश को आजादी कराना था। और खाकसारों ने भारत के विभाजन का भी विरोध किया और एक संयुक्त देश जिसमें देश हिंदू और मुसलमान दोनों रहे उनका समर्थन किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की जगह हो। खाकसार आंदोलन की सदस्यता सभी के लिए खुली थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इसका सदस्य बन सकता था। आरएसएस और खाकसार आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट के अफसर ने कहा कि इनायतुल्लाह खान एक अनबैलेंस्ड और लोगों को भड़काने वाले आदमी है। वहीं गोवालकर सावधान और चतुर नेता है।
इनायतुल्लाह खान मशरक ने सुभाष चंद्र बोस की तरह एक बड़ी फौज तैयार की और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और इनायतुल्लाह खान जैसे लोग थे तो दूसरी तरफ हेडगेवार और गोलवारकर जैसे लोग थे। इनायतुल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस भी गांधी के तरीके से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए थोड़ा और आक्रामक होकर हिंसात्मक लड़ाई लड़नी होगी, इसीलिए इनका मतलब यह नहीं था कि वो अंग्रेजों के साझेदार हो गए। इनायतुल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने महात्मा गांधी से असहमत होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं किया, बल्कि साथ ही इससे गांधी का आंदोलन भी उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया। न ब्रिटिश सरकार को फायदा मिला, लेकिन वही गोवालकर और हेडगेवार जैसे नेता गांधी के तरीके से असहमत तो थे, लेकिन अपनी तरफ से खुद कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। अपनी तरफ से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उल्टा हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिकता को बढ़ाकर उन्होंने देश के आंदोलन को कमजोर किया। यह अंतर ही गोवालकर और हेडगेवार को जाने अनजाने में ब्रिटिश सरकार के पक्ष में और भारत की आजादी के आंदोलन के विरोध में खड़ा करता था। इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी कहना असली स्वतंत्रता सेनानियों के बगल में खड़े रहकर देने जैसा कोई वाकई में अपनी जान और अपनी करियर गवाकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आरएसएस ही नहीं बल्कि आरएसएस के आगे बढ़ने वाली हिंदू महासभा के नेता सावरकर भी अंग्रेजों को मदद पहुंचा रहे थे, उनके लिए हाथ बढ़ा रहे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और वायरस लॉर्ड लिली डगो ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि न युद्ध हमारी जमीन पर लड़ा जा रहा है और न भारत के हित के लिए लड़ा जा रहा है, न भारत के खिलाफ लड़ा जा रहा है, तो इसमें ब्रिटेन की तरफ से हमारे भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए क्यों भेजा जा रहा है, उन्हें क्यों शहीद करवाया जा रहा है। अंग्रेजों के इस फैसले का तीव्र विरोध करते हुए कांग्रेस ने 7 प्रांतों को अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। 3 सितंबर 1939 के दिन सावरकर वाइस रॉय लॉर्ड लिथिन से मिलते हैं और ब्रिटिश सेना का साथ देने के लिए कहते हैं। इसके बारे में लॉर्ड लिथिन ने ब्रिटेन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी कि लॉर्ड जेटलैंड ने पत्रचार में कहा, सावरकर ने कहा कि महामहिम की सरकार को हिंदुओं की तरफ आना चाहिए और उनके सपोर्ट के साथ काम करना चाहिए। यद्यपि हमारे और हिंदुओं के बीच में अतीत में एक दूसरे के साथ काफी डिफिकल्टी रही है, लेकिन ये ब्रिटेन और फ्रांस के मामले में भी रहा है, रूस और जर्मनी के रिश्ते के बीच में भी रहा है। अभी हमारे हित एक जैसे हैं, इसीलिए हमें एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। यही थी आज की चैप्टर नंबर 2 की आरएसएस की थ्योरी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। समझ में अगर आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आए, अगर किसी भी फैक्ट को अगर लग रहा है आप लोगों को किसी भी फैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ अभी तक किया गया हो इस वीडियो की तरफ से, तो उसके लिए आप लोग कमेंट के जरिए हमें करेक्ट जरूर कर सकते हैं। बाकी आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।